गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। इसलिए अभी जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये एक आपका सक्सेसफुल जब होइएगा तो वो आपका पार्ट बनेगा और इसे आप डिस्क्राइब करेगा एज अ मूवी की तरह, तो वो और भी अट्रैक्टिव लगेगी। तो इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 4 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हाल ही में ओवरऑल विनर बने हैं। 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन के दौरान महाराष्ट्र स्टेट बना है विनर के रूप में। किस सेशन चल रहा था? तो 56 सेशन चल रहा था नेशनल खो खो चैंपियनशिप का। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप किया और इसने दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 56 एडिशन चल रहा था नेशनल खो खो चैंपियनशिप का। और इसी दौरान महाराष्ट्र की टीम ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप की है। उसने दोनों फॉर्मेट में जीती है, मेंस में भी और विमेंस के टाइटल्स में भी महाराष्ट्र की टीम ने अपनी जीत को हासिल की। तो आपको ये फैक्ट्स पहले याद रखना होगा कि मेंस की टीम दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में खेली जा रही थी, जबकि महिलाएं की टीम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही थी और ये दोनों खिताब महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी मिली, जबकि उप विजेता को 2 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी मिली। इसी के साथ 56 राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में 56 एडिशन चल रही थी नेशनल खो खो चैंपियनशिप की, जिसमें पुरुष के खिताब में और महिलाओं के टीम में टाइटल्स में महाराष्ट्र टीम की विजय हुई। और चलते हैं इसी के साथ हम जानते हैं खो खो चैंपियनशिप के बारे में कि खो खो गेम क्या चीज है। तो यह कबड्डी के बाद भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल माना जाता है। पहली खो खो प्रतियोगिता 1914 में आयोजित की गई थी, जबकि भारतीय खो खो महासंघ ने पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1959 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की थी। तो आपको ये पहले पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सबसे पहली खो खो प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो 1914 में इसका सबसे पहला आयोजन हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था। और इसी के साथ आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि कबड्डी के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल कौन सा है? तो वो खो खो गेम है। तो यहाँ पे आपको खो खो गेम दिख रहे होंगे, जो कबड्डी के बाद भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। और इसी के दौरान इसका जो सबसे पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1959 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना 1955 में हुई थी और यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे आपको दो दो फैक्ट्स को याद रखना होगा कि इंडियन खो खो फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और इसी के दौरान इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जी हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है, जिसे हम लोग वेट लिफ्टर के नाम से जानते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि मीराबाई चानू पहली इंडियन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस पेरिस ओलंपिक्स गेम के लिए, जो 2024 में आयोजित होने वाली है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू इस साल थाईलैंड के फुकेत में आईडब्ल्यूएफ विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई है, जिसे हम लोग वेट लिफ्टर कहेंगे।
उन्होंने कुल 184 किलोग्राम वजन उठाया और इसी के दौरान 29 वर्षीय टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता ने महिलाओं के 49 किलोग्राम ग्रुप बी में तीसरे और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रहकर 2024 पेरिस खेलों में अपनी जगह पक्की की है। तो सबसे फैक्ट्स वाली ये याद रखना होगा कि हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक आयोजन की जा रही है उसमें हमारे इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जी के द्वारा क्वालिफायर मैच को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया गया और इसी के दौरान आपको इनके डिटेल फैक्ट्स के बारे में जानना होगा कि किस तरीके से मीराबाई चानू किस स्टेट से बिलोंग रखती है। तो ये मणिपुर से बिलोंग रखती है, जो मणिपुर की वेट लिफ्टर ने आखिरी बार पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हांगजो एशिया खेलों में भाग लिया था, जहां वह अपने तीसरे और अंतिम क्लीन एंड जर्क प्रयास में बुरी तरह गिरने के बाद चौथे स्थान पर रही थी और जिसके परिणाम स्वरूप जांघ में चोट लग गई थी। तो ये फैक्ट्स को याद रखना होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, लेकिन सबसे मेन पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मीराबाई चानू हाल ही में पहली इंडियन वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, जो हाल ही में आयोजन किया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा और इसी के साथ चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो अवैध लोन ऐप्स पर अंकुश लगाने के लिए चर्चा में थी, वो किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को लॉन्च किया गया है। तो किस वजह से इस ऐप को लाया गया, इस माध्यम को लाया गया कि वो एजेंसी वैसे तरीके से वर्क करेगी जो अवैध लोन ऐप्स पर अंकुश लगाने का कार्य करेगी। जो फ्रॉड हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है पैसों को लेकर, तो उसी के खिलाफ आरबीआई ने हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को बनाया है। तो जानते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साइबर अपराध से लड़ने और अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसे हम लोग डिजिटा के नाम से जानेंगे, इसको स्थापित करने की योजना बना रहा है और यह प्रस्तावित एजेंसी वैध ऋण ऐप्स का सत्यापन करके और एक सार्वजनिक रजिस्ट्री बनाकर अवैध ऋण ऐप्स की वृद्धि को लक्षित करेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये याद रखना होगा कि आरबीआई ने एक प्लान किया है कि उन्होंने सेटअप करने वाली है डिजिटा को। डिजिटा का मतलब होगा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इस एजेंसी के दौरान ये वर्क किया जाएगा कि जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ रोक लगाया जाएगा, जो भी अवैध लोन पास किए जा रहे हैं उसके खिलाफ इसको लगाम लगाई जाएगी और इसी लगाम के दौरान इसका यह भी वर्क होगा कि वो सारे ऐप जो पूरी तरीके से वैध है उनको सत्यापन करेगी और उनको अप्रूवल देकर इस पर निगरानी करने का काम डिजिटा के द्वारा किया गया, जो पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्लानिंग कमीशन के दौरान इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तकनीकी दिग्गजों के इन संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक पारदर्शी डिजिटल ऋण पारिस्थितिक तंत्र बनाता है और इसी के दौरान ये जो डिजिटा है, जो पूरी तरीके से डिजिटल ऋण ऐप्स की जांच के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा और यह सत्यापन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि ऐप्स नियमों का अनुपालन करे और नैतिक रूप से काम करे। तो आपको मैंने ये डिटेल में बताया है कि डिजिटा का वर्क होगा कि जितने भी अवैध ऐप है उनको उन पे लगाम को लगाना, उनको रोकना, साइबर क्राइम को रोकना और साथ ही साथ वो जितने भी वैध ऐप है, वैध लोन है जो प्रोवाइड कराते हैं, उनका सत्यापन कर उनको रजिस्ट्री प्रोवाइड करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ये याद रखना होगा कि ये पहल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ली गई है, जो हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक है, जिसके द्वारा हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को लाया गया है। तो यहाँ तक सारे फैक्ट्स को क्लियर करते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में फोनपे ने किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात में हाल ही में फोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया एक यूपीआई पेमेंट सर्विस, जिसका नाम दिया गया है, किसके द्वारा जारी की जाएगी? तो थ्रू नियो पे के द्वारा जारी की जाएगी यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यूएई की यात्रा करने वाले फोनपे ऐप उपयोगकर्ता अब मशरेक के नियो पे टर्मिनलों पर यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकती है, जो खुदरा स्टोर, डाइनिंग आउटलेट के साथ साथ पर्यटक और अवकाश आकर्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध है। इसी के दौरान ये जो निर्बाध और तत्काल भुगतान के लिए उन्हें बस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और ये लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम लोग यूपीआई कहते हैं, इसके द्वारा सुविधाजनक बनाया गया।
खाते से डेबिट इंडियन रुपी में होगा जो मुद्रा विनिमय दर दिखाएगा। यह सहयोग एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ मशरेक की साझेदारी के माध्यम से सुगम बनाया गया है और इस साझेदारी के माध्यम से मशरेक ने नियो पे टर्मिनलों का भुगतान साधन के रूप में यूपीआई ऐप्स स्वीकार करने में सक्षम बनाया है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखना होगा कि वो सारे लोग जो यूनाइटेड अरब अमीरात में ट्रैवल करने के पर्पस से जाते हैं तो वहां पे भी अब हम लोग फोन पे के माध्यम से अपने सारे पेमेंट्स को क्यूआर के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से हम लोग पे कर सकते हैं। किस माध्यम से? तो नियो पे टर्मिनल के माध्यम से हम लोग अपने फोन पे ऐप से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किस मेथड में? तो इंडियन करेंसी में ही वो ट्रांजैक्शन शो करेगी। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा एक पहल को जारी की गई जो हमारे इंडियंस के लिए कि जो भी इंडियंस टूरिस्ट पर्पस के लिए ट्रैवल करने जाते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में तो उनको फोन पे ऐप के माध्यम से वो लोग पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं एज अ इंडियन करेंसी के रुपए में। उन्हें कोई भी तरह की समस्याएं का सामना ना करना पड़ेगा कि हमें करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़े। वो डायरेक्ट फोन पे के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन कर कर इंडियन करेंसी के रुपए में डेबिट कर सकती है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में जुडिथ सुमिनावा को किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो किस कंट्री से बिलोंग रखती है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कौन सी कंट्री है? तो अफ्रीकन की कंट्री है। कौन नियुक्त की गई है एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में? तो जुडिथ सुमिनावा को। जिस तरीके से आपको ये इमेज में दिख रही है कि यही है जुडिथ सुमिनावा जी जिनको हाल ही में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नई प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जुडिथ सुमिनावा तुलुका को किसी अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फेलिक्स सेसिकदी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और उन्होंने जीन मिशेल सामा लुकोंडे से प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज है जो आपको याद रखना होगा कि हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनका नाम क्या है? तो जुडिथ सुमिनावा। ये फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने थोड़े से मैप की ओर। तो जानते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारे मैप के लोकेशंस के माध्यम से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ये देखिए जैसे कि आपको मैप में दिख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये पूरी तरीके से इस बाउंड्री से घिरी है अंगोला से, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। और इसी के साथ आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बॉर्डर किससे से होती है? तो अटलांटिक ओशन से। तो ये मैप के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के आसपास कौन-कौन कंट्री उसके साथ बॉर्डर को शेयर करती है और किस ओशंस के पास वो है? तो अटलांटिक ओशन के पास है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस राज्य के बीहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर होगा असम। असम के बीहू ढोल को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित की गई। तो जानते हैं बीहू ढोल असम की वो किस प्रकार के ढोल है आखिर उन्हें जीआई टैग दिया गया? तो असमिया बीहू ढोल और जापी सहित असम के 19 पारंपरिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जिसे हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग कहते हैं ये प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में इसके महत्व को पहचानते हुए इसकी उपलब्धि की सराहना की और इसी के दौरान असमिया जापी टोको एक पारंपरिक बांस की टोपी है जो पाट जिसे हम लोग तार के पत्ता कहते हैं और घने बुने हुए बांस या बेत से बनी होती है। सरथेबारी धातु शिल्प बारपेटा को सदियों पुराना हस्तशिल्प उद्योग अपने बेल मेटल उत्पादों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर करके रखना होगा, नोट डाउन करके रखना होगा। वो सारे हाईलाइट पॉइंट्स मैं करने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि बीहू ढोल किस स्टेट से बिलोंग रखती है? तो ये असम स्टेट से बिलोंग रखता है बीहू ढोल जिसे हाल ही में
जीआई टैग सम्मानित किया गया, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ आपको ये भी फैक्ट्स याद रखना होगा कि असम के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त है, तो हेमंत बिश्व शर्मा जी, जिन्हें हाल ही में इनके स्टेट के एक बिहू ढोल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया, जो पूरी तरीके से इस स्टेट का ही वर्क करती है। इसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया कि असमिया जापी टोको एक पारंपरिक बांस की टोपी है और इसी के माध्यम से इस ढोल का निर्माण किया जाता है और इस ढोल को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव अपनाया है? तो राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल के साथ हाल ही में हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की गई एज अ 5 पॉइंट प्रपोजल। किस पर्पस के लिए? ताकि प्रमोट किया जाए हमारे संस्कृत रिसर्च और एजुकेशन को, संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्र प्रस्ताव को अपनाया गया हमारे भारत सरकार और नेपाल के दौरान। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। भारतीय और नेपाली सरकारों ने दोनों देशों के विद्वानों के साथ मिलकर संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया और इसके लिए काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्री प्रस्ताव को अपनाया गया है। तो सबसे फैक्ट्स वाली याद ये रखनी होगी कि हाल ही में इंडिया का किस कंट्री के साथ अडॉप्ट किया गया संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये पहला पॉइंट होगा कि ये नेपाल के साथ, और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि वो किस प्लेस पर इसे अपनाया गया। तो नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई जो नेपाल और भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्री प्रस्ताव को अपनाया गया और इस साझेदारी का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है और भारत और नेपाल द्वारा साझा की गई सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित भी करना है। भारत और नेपाल के संस्कृत विद्वानों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है और इन्हीं के लिए एक वार्षिक सम्मेलन का प्रस्ताव भी किया गया कि हर वर्ष हम लोग एक सम्मेलन को प्रस्ताव की तरह, एक सम्मेलन की तरह मीटिंग आयोजित करेंगे और इसी मीटिंग के दौरान हम लोग अपने सांस्कृतिक कल्चर को आदान प्रदान कर कर इसे प्रमोट किया जाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि भारत सरकार और नेपाल द्वारा हाल ही में संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की गई। तो यहाँ तक आपको सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस भारतीय बंदरगाह को कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट को हाल ही में टॉप पोजीशन मिला है इन कार्गो में थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अनुसार पारादीप पोर्ट को भारतीय बंदरगाह का कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान मिला है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को विस्थापित कर दिया, जो 2023-24 में पारादीप पोर्ट ने 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाला है और इसी दौरान पारादीप बंदरगाह ने पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10.02 मिलियन मीट्रिक टन अधिक कार्गो का प्रबंधन भी किया। ये जो पारादीप बंदरगाह है इसकी क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है और इसी के दौरान ये बंदरगाह का लक्ष्य हरित अमोनिया, हरित हाइड्रोजन को संभालने के लिए एक विशेष बर्थ विकसित करना भी है, जिससे यह देश में हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन जाएगा। तो सबसे फैक्ट्स वाली बात को ये याद रखनी होगी कि इंडिया की, भारत की टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट में जो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में कौन से पोर्ट सामने आए हैं, तो पारादीप पोर्ट्स। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया की टॉप कार्गो हैंडलिंग मेजर पोर्ट में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को सबसे टॉप पे रखा गया। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि पारादीप पोर्ट आखिर है क्या। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पारादीप पोर्ट क्या है, तो इस डिटेल पॉइंट्स के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पारादीप बंदरगाह है इसकी स्थापना की शुरुआत में 1962 में उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी और जबकि 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा
पारादीप बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया, जो भारत का 8th प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो देखिए, सबसे फैक्ट्स वाली याद ये रखनी होगी कि जब ये पारादीप बंदरगाह की स्थापना 1962 में की गई थी, तो उस समय केवल उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे की गई थी और पूर्ण रूप से 18 अप्रैल 1966 को भारत सरकार द्वारा इस पारादीप बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह बनाया गया, घोषित किया गया, जो हमारे पूरे इंडिया का 8th प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभर कर बाहर आया। ये जो पारादीप पोर्ट है, इसमें प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जो बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह भारत सरकार द्वारा गठित न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। तो आपको ये फैक्ट्स को याद रखना होगा कि वो जितने भी पोर्ट जो अगर एक्ट के माध्यम से बनते हैं, तो इस एक्ट के माध्यम से बनने वाले, तो ये एक संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो पारादीप पोर्ट है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह वर्क करेगी, जिसको हाल ही में मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अंडर किस मंत्रालय के तहत? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के माध्यम से इस पारादीप पोर्ट को घोषित किया गया और इसे बढ़ावा दिया गया, जो हमारे भारत सरकार द्वारा गठित एक न्यासी बोर्ड द्वारा इसे शासित किया जाता है। तो यहाँ तक हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के सारे करंट अफेयर्स को खत्म होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 3 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इरा है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो राइट आंसर का एमएस धोनी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो हार्दिक सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मीना चरंदा जी को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आरबीआई ने अपना 90th स्थापना वर्ष में प्रवेश किया और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित $100 बिलियन का एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट किससे संबंधित रखता है? तो माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांची सिल्क को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट में हाल ही में सांची सिल्क को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर का रोहन बोपन्ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज डोल जात्रा महोत्सव सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में डोल जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में मैंने अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से इस क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप लोग आंसर आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।